नमस्कार, मैं विनीता एक बार फिर से आप सभी का विनीता हिंदी हब में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य का सरल इतिहास डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक के ऊपर, जिसमें कि हम बात करेंगे आदिकाल के विषय में। ठीक है, क्लास शुरू करने के पहले मैं उन सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ जो लोग लगातार मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। आप लोगों के कमेंट से मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा मिलती है, बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है और क्लास को कंटिन्यू करने में मुझे भी बहुत ही आनंद आता है। और आप लोग के कमेंट से यह भी पता चलता है कि आप लोगों को मेरा जो पढ़ाया हुआ है आपको समझ में आ रहा है, उसे आप लोगों को अच्छा लग रहा है, इसलिए आप लोग मेरी क्लासेस डेली के डेली देख रहे हैं और उस पर कमेंट कर रहे हैं। तो आज की जो ये हम लोग की क्लास है वह है आदिकाल पर। ठीक है, उसमें जो सामाजिक स्थिति है उस पर चर्चा की जाएगी। तो देखिए, आमतौर पे क्या होता है कि जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो जितने भी कालखंड हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते वक्त उसमें जितने भी कालखंड हैं सबके ऊपर उस समय की जो सामाजिक स्थिति रही है और सामाजिक स्थिति के साथ साथ राजनीतिक स्थिति हो गई, सांस्कृतिक और धार्मिक जो परिस्थितियां रहती हैं उन सब का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यानी कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सारी परिस्थितियों का प्रभाव किस पर पड़ता है? आपके हिंदी साहित्य के इतिहास पर पड़ता है। अब यहाँ पर सामाजिक स्थिति का इसलिए जो सामाजिक स्थिति की चर्चा जो आदिकाल में की गई है तो इसलिए की गई है क्योंकि माना जाता है कि साहित्य और समाज का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है। आप सभी लोग भी पढ़े होंगे, इस बात को जानते होंगे कि समाज का साहित्य के साथ बहुत ही ज़्यादा गहरा संबंध है। ठीक है, अब हम लोग अपने विषय पर आते हैं। देखिए क्या दिया है आदिकाल। यहाँ इसकी सीमा दी है 1000 से 1400 तक। ठीक है, सामाजिक स्थिति। आदिकाल विविध और परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का काल है। देखिए जो आदिकाल है, जब आदिकाल की शुरुआत होती है तो उसमें विविध यानी कि कई प्रकार के और परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का ये काल रहा है। आपसी विरोधी, इसमें जितनी भी प्रवृत्तियां रही हैं आदिकाल की परस्पर विरोधी रही हैं। हर्षवर्धन के बाद किसी ने केंद्रीय सत्ता स्थापित नहीं की, यानी कि जो हर्षवर्धन रहे हैं, राजा थे हर्षवर्धन, तो इनके बाद किसी ने भी केंद्रीय सत्ता स्थापित नहीं की, यानी कि ये अंतिम राजा थे। ठीक है, युद्ध या बाहरी हमलों का कोई प्रभाव जनता पर नहीं पड़ता था। जो बाहरी युद्ध होते थे, हमले होते थे, कोई भी आकर के आक्रमण करता था तो इसका कोई भी प्रभाव वहाँ की जनता पर नहीं पड़ता था। भूमि और नारी का हरण राजाओं पर लिखे गए काव्यों के सामान्य विषय हैं। देखिए जो आदिकाल में रचनाएं लिखनी प्रारंभ हुई थी तो उस समय जो रचनाकार लिखते थे तो उन काव्यों का विषय क्या था? सामान्य विषय क्या था? भूमि और नारी का हरण। ठीक है, भूमि और नारी का हरण राजाओं पर लिखे गए काव्यों के सामान्य विषय हैं। इसको आप लोग भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। सामंतवादी व्यवस्था में भूमि संपत्ति का स्रोत होती है। सामंतवादी जो व्यवस्था थी आदिकाल की, तो उस समय संपत्ति का जो स्रोत था वो क्या था? भूमि था। रक्त या वंश की शुद्धता और उच्चता में नारी की भूमिका निर्णायक होती है। अर्थव्यवस्था की बात छोड़ दें तो कहा जा सकता है कि सामान्य जनता के दैनंदिन जीवन पर राज्य की अपेक्षा धार्मिक मतों का अधिक प्रभाव था। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि अर्थव्यवस्था की अगर बात छोड़ दी जाए तो यह कहा जा सकता है कि सामान्य जनता के दैनंदिन जीवन पर, यानी कि जो सामान्य जनता थी वहाँ की, यानी कि जो आदिकाल के समय में जो सामाजिक स्थिति थी वहाँ की जनता की जो जीवन मतलब प्रतिदिन जीने की जो एक दिनचर्या थी तो उसमें राज्य की अपेक्षा, यानी कि राज्य के प्रति उन्हें कोई रुचि नहीं थी। जनता को कोई भी आक्रमण आके कर दे उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें ज़्यादातर किसमें रुचि थी? धार्मिक मतों पर। जो वहाँ की जनता थी उन पर धार्मिक मतों का अधिक प्रभाव था। ठीक है, ना कि राज्य का। इस काल में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में भी रचनाएं हो रही थी
और साथ ही साथ अपभ्रंश के केंचुल को छोड़ती हुई हिंदी भी अपना रूप ग्रहण कर रही थी। अब देखिए इस चीज़ को आप भी अंडरलाइन करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये लाइन है। क्या दिया है कि इस काल में यानी कि आदिकाल में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में भी रचनाएं हो रही थी। आदिकाल में इन तीनों भाषाओं में तो रचनाएं हो ही रही थी और साथ ही साथ क्या हो रहा था कि अपभ्रंश के केंचुल को छोड़ती हुई हिंदी भी अपना रूप ग्रहण कर रही थी। तो यहाँ जो ये लाइन दिया है कि अपभ्रंश के केंचुल को छोड़ती हुई हिंदी का अर्थ, तो हिंदी का अर्थ है मतलब आप उसको सरल शब्दों में समझिए कि अपभ्रंश जो भाषा थी, जो ये अपभ्रंश भाषा है, तो अपने पुराने रूप को क्या कर रही थी, धीरे धीरे छोड़ रही थी और उसके साथ क्या हो रहा था कि एक नई भाषा का जन्म हो रहा था। जब अपभ्रंश अपनी पुरानी रूप को धीरे धीरे छोड़ रही थी तो एक नई भाषा का जन्म हो रहा था और वो नई भाषा कौन सी थी, तो वो नई भाषा आपकी हिंदी थी। ठीक है। केंचुल आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग गांव में रहते होंगे उन्हें पता होगा, जो सांप होते हैं तो सांप के ऊपरी वाला जो त्वचा होता है, जब वो बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है तो उसको वो लोग त्याग देते हैं। ठीक है। तो उसी को केंचुल बोला जाता है। जब वाइट कलर का होता है, जब लोग देखते हैं तो कहते हैं कि देखो सांप ने अपना केंचुल छोड़ा है, यानी कि अपनी पुरानी त्वचा को उसने बदल दी है। ठीक है। तो इसी प्रकार से जो अपभ्रंश भाषा है वह अपने पुराने रूप को छोड़ करके नए रूप को अपनाती है, जिसे हिंदी कहा जाता है। इस काल में आवागमन के साधन आज जैसे विकसित नहीं थे, यानी कि जो आदिकाल था, आदिकाल में आवागमन के जो साधन होते हैं वो आज की तरह विकसित नहीं थे। ठीक है। इसका परिणाम यह दिखलाई पड़ता है कि इस विशाल क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर रची हुई कृतियों में भाषागत विभिन्नता अर्थात क्षेत्रीयता का रंग अधिक है। अब देखिए, जो आवागमन के साधन जिस प्रकार से आज हैं, आज लोग अपनी रचनाएं लिखते हैं, तब नहीं थे। आदिकाल में उस समय ऐसे साधन नहीं थे। तो इसका परिणाम क्या दिखलाई पड़ता है? इसका परिणाम साहित्य पर ये दिखाई देता है कि जो विशाल क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर जो कृतियाँ लिखी गई, जो रचनाएं लिखी गई, तो उसमें भाषागत विभिन्नता यानी कि क्षेत्रीयता का रंग अधिक दिखलाई पड़ता है। ठीक है। इसलिए आदिकाल का हिंदी साहित्य अनेक बोलियों का साहित्य प्रतीत होता है, अनेक बोलियों का साहित्य दिखाई पड़ता है, जान पड़ता है। वस्तुतः यह काल अनेक दृष्टियों से संधिकाल है। संधि का मतलब जोड़ होता है, और याद रखिएगा आप लोग, संधिकाल आदिकाल का एक और नाम है संधिकाल। और संधिकाल किसने इसे नाम दिया है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये है, आप लोग इसे कहीं नोट डाउन कर लीजिए। संधिकाल, आदिकाल को संधिकाल नाम किसने दिया था? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया था। ठीक है। धार्मिक दृष्टि से इस काल में अनेक ज्ञात अज्ञात साधनाएं प्रचलित थी। सिद्ध, जैन, नाथ आदि मतों का इस काल में व्यापक प्रचार किया गया था। देखिए, आदिकाल में ही सिद्ध, जैन, नाथ जितने भी मत थे, तो इन सब का बहुत ही व्यापक यानी कि बहुत ही व्यापक रूप से बहुत बढ़ा चढ़ा करके उसका प्रचार किया गया था। इनका साहित्य भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। किनका साहित्य? सिद्धों का, नाथों का, जैनों का, इन सब का जो साहित्य है, इन लोगों ने जो रचनाएं लिखी हैं, उनका भी प्रचुर मात्रा में इनका साहित्य उपलब्ध होता है आपके आदिकाल में। ठीक है। धार्मिक साधना के रूप में वैष्णव मत का प्रचार सामान्य जनता में कम नहीं रहा होगा, किंतु इस काल में वैष्णव मतावलंबी साहित्य अपेक्षाकृत कम मिलता है। देखिए क्या दिया इसमें कि धार्मिक साधना के रूप में जो वैष्णव मत का प्रचार हुआ था, तो सामान्य जनता में वो कम नहीं था, यानी कि जो वैष्णव मत का प्रचार था आदिकाल में, वह सामान्य जनता में बहुत ही ज़्यादा हुआ था इसका प्रचार। लेकिन आदिकाल में यानी कि इस काल में वैष्णव मतावलंबी साहित्य अपेक्षाकृत कम मिलता है। यानी कि कहने का आशय ये है कि जो आदिकाल में वैष्णव मत का प्रचार हुआ था सामान्य जनता के बीच में, उसका प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा हुआ था, लेकिन वैष्णव मतावलंबी जो थे तो उनके जो साहित्य, उनकी जो रचनाएं हैं, उस प्रचार प्रसार के माध्यम से बहुत ही कम मिलता है। अगली पॉइंट है कि इस्लाम का प्रवेश हो चुका था। इस समय आदिकाल में आपका इस्लाम का प्रवेश हो चुका था, किंतु उसका प्रभाव साहित्य पर आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो में ही दिखलाई पड़ता है। देखिए, अमीर खुसरो बहुत ही फेमस एक आपके रचनाकार हैं, जो कि
इस्लामिक थे और इनका जो साहित्य पर प्रभाव इनका आदिकाल पे पड़ा वह अंतिम चरण में पड़ा था। ठीक है। संदेश रासक किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की। इन्हें अधम माड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या दिया है कि संदेश रासक का रचयिता अधम माड़ यानी कि अब्दुल रहमान अपने नाम से इस्लाम धर्मावलंबी ज्ञात होता है, किंतु उसकी रचना पर इस्लाम का प्रभाव नहीं के बराबर है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि अब्दुल रहमान जो हैं वो भले ही इस्लाम धर्म से संबंध रखते थे, लेकिन उनकी रचना में इस्लाम का प्रभाव नहीं के बराबर है, यानी कि उनकी रचना में इस्लाम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आज की ये जो क्लास थी हम लोग की आदिकाल के अंतर्गत जो सामाजिक स्थिति है उस पर चर्चा की गई। अब कल की क्लास में हम लोग सिद्ध कवि के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।